चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार्स ट्रेन जर्नी यानी तुषार की रेल यात्रा। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। इट मीन्स कि रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउस फ्लाइज पास्ट। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान ये सब बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते हुए चले जा रहे थे। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सैड। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या तुम्हें पता है कि लोगों ने केवल 150 साल पहले ट्रेन से यात्रा करना शुरू किया था। दैट पीपल बिगिन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर। बस तो इसके कुछ 10 साल बाद करीब आई। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वर बोर्न। नॉट क्वाइट। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे। डिड दे स्पेंड दियर इंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वर बोर्न। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। नॉट क्वाइट, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, यानी कि जो शुरुआत के लोग थे, आरंभिक मानव थे, वाई वर दे ऑन द मूव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस कॉन्टिनेंट पे, उपमहाद्वीप में करीब 20 लाख साल पहले रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। आज हम उन्हें हंटर गैदर्स यानी कि खाने की खोज में घूमने वाले यानी आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। यानी कि जो उनको नाम पड़ा वो उनको इसलिए पड़ा क्योंकि वो भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। आमतौर पर वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कॉट फिश एंड बर्ड्स, मछली और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे और ये सब इकट्ठे किया करते थे। हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। जो हंटर गैदरर्स थे, खाने के लिए जो आखेटक खाद्य संग्राहक यानी कि जो खाने के लिए इधर उधर घूमते थे, आरंभिक मानव, वो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। ऐसा करने के बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। पहला कारण तो ये था कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। मतलब सब खा लेते, एक जगह पर ज़्यादा दिन तक वो रहते थे तो आसपास के जितने भी पौधे, फल थे, जानवर थे, वो सब खत्म हो जाते थे, वो खा लेते थे। देयरफॉर इसीलिए दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसीलिए और भोजन की सर्च में उनको इधर से उधर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। सेकंड, दूसरा रीज़न था कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि जानवर भी, एनिमल भी अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और ये सब अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, either in search or smaller prey, or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted then had to follow their movement। दूसरा कारण यही था कि ये सब लोग भी, जानवर भी अपने शिकार के लिए या हिरण या ये सब चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। द थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स।
तीसरा कारण, जो तीसरा रीज़न था वो ये था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे. सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट. इसलिए लोग उनकी तलाश में जो सही मौसम था उसके अकॉर्डिंग दूसरे इलाकों में घूमते होंगे. फोर्थ जो रीज़न था, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. पानी के बिना, मतलब चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता. एंड वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennial with water throughout the year, others are seasonal. पानी झील, झरने और नदियों में ही मिलता है. यद्यपि कई नदी और जो झीलें थीं वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, फिर भी कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था. सो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर. इसलिए ऐसी झील और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में ही पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा. तो ये सब रीज़न थे कि आखिर जो आरंभिक मानव थे वो इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे. नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हमें इन आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे. यही हंटर गैदरर्स किया करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. माना जाता है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों के ऐसे औजार बनाए हों. इनमें से पत्थरों के औजार के कुछ अवशेष आज भी शेष बचे हुए हैं. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन. इनमें से कुछ मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrow for hunting. कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठी लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाते थे ये लोग. एंड which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं. लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ ये लोग झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे. ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे जो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर बनी हुई है, ये पत्थर के औजार का ये जो उपयोग इस तरह से किया करते थे. इंसान के जो खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करते थे. और जो राइट साइड में है वो जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे. कुछ ऐसे ये औजार बना लेते थे जो जानवर की खाल से वस्त्रों को बनाते थे और उसका इस्तेमाल उनको सिलने के लिए किया करते थे. नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. Look at map to below. All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. ये जो आप मानचित्र में देख रहे हैं मैप नंबर 2 में, ये लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं ये सभी, ये जो रेड ट्रायंगल बने हुए हैं ये सभी पुरास्थल हैं जहाँ पर ये जो हंटर गैदरर्स थे इनके होने के प्रमाण मिले हैं. जैसे हंसगी, कुरनाल केव्स, भीमबेटका. तो ये कुछ गिने चुने स्थान ही ऐसे मार्क किए गए हैं जहाँ कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं. नाउ भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है इस समय,
ये इस पुरास्थल पर गुफाएं व बहुत सारी ऐसी कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और धूप और हवा से वो सेफ रहते थे। ये गुफाएं जो हैं नर्मदा नदी घाटी के आसपास हैं। ठीक है, तो एज स्टोन टूल्स फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। चूँकि पत्थर के जो औजार थे बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये जो रॉक पेंटिंग है इनसे हमें क्या पता चलता है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल lived have painting on the walls. Some of the best example are from मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। ये जो गुफाओं में लोग रहते थे, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर जो एग्जाम्पल हैं वो मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये जो दीवारों पर चित्र मिले हैं ये मध्य प्रदेश दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से हैं। साइट्स यानी पुरास्थल। Sites are places where the remain of things, tools, pots, building, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. तो पुरास्थल ये उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, टूल्स, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के हमें अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। आपको इन सभी जो हम आने वाली वीडियो हैं अगले चैप्टर में जो बनाएंगे उनमें ये सब आपको बताया जाएगा। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। फाइंड द कुरनाल केव्स ऑन मैप 2। Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare away animals. यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग जो आग जलाना सीख गए थे, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए वो उन्होंने किया होगा, जैसे कि लाइट के लिए, मांस भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स और ख़तरनाक जानवरों को भगाने के लिए। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? नेम एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time cover 99% of human history. हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। पैलेलियो मीनिंग पुराना एंड लिथोस मीनिंग पत्थर। ठीक है। द नेम पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड टू स्टोन टूल्स। ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जो पुरा पाषाण काल यानी कि द पैलेलियोथिक पीरियड, इसका मतलब पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 ईयर एगो 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है।
लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेलियोथिक, यानी कि निम्न पाषाण काल, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी हम इसी काल के दौरान घटित हुई है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक, यानी मिडल स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड मेरियोलिथिक। Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के जो पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। और मोस्टली इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिला करते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द नियोलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेज। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेज इन लेटर चैप्टर्स। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो अगले चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे जहाँ अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relativity warmed condition in many areas. This led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, animals that survived on grass. लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। Next, those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और इनकी जो प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इट इज़ लाइकली हो सकता है कि दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ, कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रीन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way people became farmers. इसी दौरान कॉन्टिनेंट की उपमहाद्वीप के जो अलग अलग इलाके थे वहाँ गेहूँ, जौ और धान जैसे ग्रेन नेचुरल रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भी इन अनाजों को अपने खाने के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सोचने लगे थे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस तरह वे धीरे धीरे फार्मर बन गए, कृषक बन गए होंगे। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later,
People encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, सबसे पहला पालतू जानवर क्या था आरंभिक समय में? आरंभिक मानव का कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूगर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग ऐसे अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। डोमेस्टिकेशन यानी बसने की प्रक्रिया, यानी कि जो आरंभिक मानव थे वो उनका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals, where often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवर की देखभाल करने की जो बसने की प्रक्रिया है उसको ये नाम दिया गया। जो लोगों ने पौधे उगाना शुरू कर दिया, जानवरों की देखभाल करने, यही सब को डोमेस्टिकेशन कहा जाने लगा। अपनाए गए very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large seed grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and shown to ensure that new plants will have the same qualities. अपनाए गए पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का जो लोग चयन करते हैं, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चूज करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। अमंगस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग एज अ रिजल्ट। ग्रेजुअली डोमेस्टिकल एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, द teeth and horns of the wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी कि जो किसी दूसरे जानवरों का शिकार ना करते हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। उदाहरण के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इनमें से एक दांत जंगली सूगर का है और एक पालतू सूगर का। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। सॉरी, थोड़ा ये कुछ लाइन रह गया ऊपर का। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the people. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal includes sheep and goat. जो बसने की प्रक्रिया थी, जो डोमेस्टिकेशन था, वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई होगी और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल में है वो गेहूँ और जौ आते हैं। तो सबसे प्राचीन फसल जो कृषि के लिए अपनाई आरंभिक मानव ने वो गेहूँ और जौ है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती हैं। तो जो सबसे पहला पालतू जानवर वो है कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी आती हैं।
अ न्यू वे ऑफ लाइफ यानी एक नई जीवन शैली. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ टाइम लगता है. इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं. इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था. बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने और खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे. कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था. Storing animal. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है. अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है. यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है. फाउंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. यानी कि जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को शुरुआती फार्मर्स और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे. इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. ये जो कृषक और पशुपालन की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए साइंटिस्ट खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों की स्टडी करते हैं. इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं. ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे. वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं. इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी. वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं. टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ यानी कि स्थायी जीवन की ओर. Archaeologists have found traces of hunts or houses at home sites, for instance in Burzhum. In present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. पुरातत्वविदों को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम जो कि प्रेजेंट कश्मीर में है, कि वहाँ बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है. इनमें उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी. आर्कियोलॉजिस्ट को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है. ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अकॉर्डिंग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे. Draw up pit houses. Stones tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools. That is why they were called Neolithic. यानी कि बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं. इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग यानी कि न्योलिथिक युग माना गया है.
These includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह पुराने समय में यानी कि पैलेलियोथिक यानी प्रस्तर युगीन में जो औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। Many kind of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving clothes using different kind of materials, for example, cotton that could now be grown. नवपाषाण युग के जो पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि इनको डेकोरेट किया जाता था। तो बर्तनों का जो ये यूज़ चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे ये लोग बर्तनों को प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दाल जैसे अनाज जो अब इस समय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे जो आवश्यक पौधे थे वो भी उगाए जा सकते थे। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. तो ऐसी बात नहीं है कि ये परिवर्तन एक ही हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन इकट्ठा करने के लिए काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के भीतर ही धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अ क्लोज लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म इंस्पेक्शन मेहरगढ़ में लिविंग एंड डाइंग का, जीवन और मृत्यु का। चलिए इसे समझते हैं। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू Iran. Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat, and rare sheep and goats were the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site many animals' bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. यानी कि ये जो मेहरगढ़ है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हर भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ पॉसिबल ये है कि वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ कई प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरण तथा सूगर जैसे जंगली जानवर, भेड़ और बकरियाँ की भी हड्डियाँ हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। Other find at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perches in the belief that there is some form of life after that. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with gods, which were probably meant to serve as food in the next world. मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं।
ये हो चुका है। फिर चलो मृत्यु के बाद यानी कि मरने के बाद सामान्यतः जो व्हेन पीपल डाई, मरने के बाद जब लोग मर जाते थे तो जो उनके रिलेटिव्स थे उनके प्रति रिस्पेक्ट जताते थे। लोगों की ये बिलीव था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ मरे हुए लोगों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिसमें बकरी के साथ एक कंकाल के साथ एक बकरी का भी कंकाल मिला। तो संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। Cave painting in France, elsewhere. Point France in your atlas. The painting below is from a cave in France. This site was discovered by our school children more than 100 years ago. Painting like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, oryx, and older wild form of cattle, bison, woolly, rhinoceros, reindeer and bear painted in the bright colors. ये चित्र एक फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र ऐसे हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा अयस्क, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह पॉसिबल है कि इन क्षेत्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। A Neolithic site. Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic sites, Kettle Hung, was found in Turkey. Several things were brought from great distances: flint from Syria, cowries, the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the back of pack animals such as cattle or by people. नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। एक जगह है चताल ह्यूंग, ये तुर्की में है, टर्की में। तो यहाँ दूर दराज स्थलों से कई ऐसी चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया एक चमकता हुआ पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ही ले जाया करते थे। तो यहाँ अब हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का एंड हुआ। उम्मीद है शायद आपको अच्छे से इसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा इस चैप्टर का।